हाँ गाइस, कैसे हैं आप। मेरे चैनल अशोक जाइंट केमिस्ट्री गुरु में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और आज राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है और हम 75वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में नई सिरे से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, पहले तो आज का विचार हमारा ये है, जहाँ पर भय समाप्त होता है वहीं जीवन की शुरुआत होती है। ऐसा आचार्य श्री रजनीश जी ने ओशो ने कहा था। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कक्षा 10th से जो 11th में मूव करें। क्लास 10 से जो स्टूडेंट 11th में आए हैं उनके लिए कैरियर में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो आगे चलकर कैरियर में कौन सी संभावना तलाश सकते हैं, इस पर आज मेरा लेक्चर पूरी तरह समर्पित है। और लेक्चर को बड़े ध्यान से सुने। हो सकता है ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। और एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो स्टूडेंट कक्षा 10th से आया है, अब आपको पता है कक्षा 10th के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। 11th में जब स्टूडेंट जाता है हमारे भारत में, राजस्थान में, तो वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। और वहाँ पर एक तो हमें ये बड़ा टेंशन वाला हिसाब रहता है कि हम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें कि साइंस लें। तो ये बड़ी बेसिकली मैं केमिस्ट्री जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो थोड़ा बहुत आपके लिए बड़े तय दूंगा कि आप साइंस से ही जुड़ें। लेकिन साइंस में आपके कौन से अवसर हैं, ये नहीं है साइंस से जुड़े आपकी नौकरी की तलाश नहीं हो, आप बेरोज़गार रहें, पैसे भी नहीं मिलें आपको, तो उससे अच्छी बात नहीं है। तो 10th के बाद आप 11th में आ रहे हो। और इस साल 11th में जो बच्चे आए हैं उन सभी की परसेंटेज 90% से अबव है, 90% से ऊपर है। मतलब मिनिमम परसेंट हम देखें तो 80% कम से कम स्कोर है शायद। और ये पता है सभी बिना एग्ज़ाम के आप पास हो गए हो। बिना एग्ज़ाम के जब पास हो गए हो, आपकी परसेंटेज 80 से 90 100% तक बन चुकी हैं। लेकिन आप इतना प्रसन्न या खुश मत होइए, क्योंकि ये आपके लिए एक मीठा जहर दिया गया है एक तरह से। तो आप अपनी एक बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करिए, आगे जाकर आप अच्छी सफलता प्राप्त करें। ये नहीं कि आपकी 90% बन गई, 80% बन गई और 100% बन गई, तो इससे आपको आगामी भविष्य में बाधाओं का सामना करने में निजात नहीं मिलेगी, बल्कि बाधाएं और बढ़ गई आपके सामने। क्योंकि आपने बिना परीक्षा के, बिना मेहनत के परसेंटेज अचीव की हैं। तो ज़्यादा हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उत्साहवर्धन के लिए ज़रूरी है। तो आपकी जो प्रोग्रेस होती रहे निरंतर, उस पर मेरा आज का लेक्चर फोकस है। तो देखिए 10th के बाद 11th में हम दो चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे PCB और एक PCM। ध्यान देना, P का मतलब है फिजिक्स और C का मतलब केमिस्ट्री और M का मतलब है, यहाँ पर मैथ मैंने लिया है, B का मतलब हो जाएगा बायोलॉजी। ये PCM B, और यहाँ पर दो चीज़ हमें पढ़ने को मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी, और H for हिंदी। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी, अनिवार्य विषय हो जाएंगी। अब यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप तो हमारा ये हो गया PCB और एक सेकंड ग्रुप हो जाएगा हमारा PCM। अब ध्यान देना, PCM में 11th के बाद हम 12th में चले गए, तो हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ी और बायोलॉजी पढ़नी पड़ी। इसके बाद PCM में क्या पढ़ना पड़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़नी पड़ी, और हिंदी और अंग्रेज़ी ये हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो हमें सेलेक्ट किए हैं। वाकई में हिंदी और अंग्रेज़ी हमारे लिए कॉमनली पढ़नी पड़ेगी। अब हम देखें 12th में पहुंच गए साहब।
ट्वेल्थ में जाने के बाद 11th में आपने पढ़ाई की, 12th में पहुंच गए, 12th में पीसीबी वाला क्या करेगा, जिसके पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी वाला बंदा क्या करेगा, उसके पास उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तू नीट की एग्ज़ाम तैयारी कर, नीट से क्या बनेंगे, डॉक्टर। डॉक्टर नीट की एक एग्ज़ाम होगी, उससे हम डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर के लिए हमें लगभग 4 वर्ष का कोर्स होता है MBBS का। बैचलर ऑफ मेडिसिन होता है और बैचलर ऑफ डॉक्टरेट होता है ना। तो नीट के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, 11 से बेस बनाना पड़ेगा, हमें कक्षा 11 से ही पढ़ाई ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। यदि बाय द वे हम डॉक्टर में नीट में हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हम क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद हमारे पास स्थिति होगी BSc चले जाएं। BSc कौन से ग्रुप से, बायो ग्रुप से। अब देखें इधर ये मैथ वाले क्या करेंगे, मैथ ग्रुप वाले, इनके पास IIT और JEE की एग्ज़ाम होती है। IIT JEE के एग्ज़ाम से क्या करते हैं, ये इंजीनियर बनते हैं। जनरली बता रहा हूँ, इंजीनियर को बोलते हैं अभियंता। अब जब इंजीनियर बनते हैं, लेकिन इंजीनियर में क्या होता है, ये यहाँ पर एक डिग्री होती है BTech की, बैचलर ऑफ टेक्नीशियन की, यहाँ पर हमें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की हमें एक डिग्री मिलेगी BTech की। BTech के बाद आप इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर कहलाओगे, और आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एज ए IN बन सकते हैं, आप एक्सियन आप बन सकते हैं, बड़ी पोस्ट है। बाय द वे आप इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाए, IIT JEE को हम क्वालिफाइड नहीं कर पाए, उसके बाद क्या करें हम, क्या हम हाथ में धर के बैठ जाएं, नहीं, ये हमारे पास, हम यहाँ फेल हो गए, यहाँ पर हम नीट में फेल हो गए, तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद हमारी स्थिति क्या आ जाएगी, BSc बायोलॉजी से और BSc मैथ ग्रुप, ये हमारे पास है। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 साल। कितनी साल होती है, 3 साल। अब देखिए, यदि आप BSc नहीं करना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही यहाँ से मैथ वाले बेसिकली पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट ये सेकेंड ईयर क्लास में एडमिशन मिलेगा। कौन सी क्लास में, सेकेंड ईयर क्लास में आपको 12th के बाद एडमिशन मिलेगा। आपको कुल मिलाकर पॉलीटेक्निक कितने साल की हो जाएगी, 2 ईयर की, 3 साल की होती है, जो 1 साल आपको घट जाएगी और 2 साल की रह जाएगी पॉलीटेक्निक आपको। तो पॉलीटेक्निक से भी आप अच्छे ढंग से स्कोर करके JN वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं। अब देखें हम इधर, इसके बाद हम मैथ पे फोकस कर रहा हूँ मैं अभी। यदि हम यहाँ पर भी इसको भी नहीं करें, डायरेक्ट BSc से हम जाएं, BSc देखो, BSc के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें करने को मिलेंगी। BSc एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है, BSc मैथ की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन डिग्री है, 3 इयर्स की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है। इसके बाद आप देखिए, यहाँ से BSc के बाद आप यदि B.Ed करते हैं तो B.Ed होती है आजकल 2 साल की, तो 3 और 2 5 साल हो गए। यदि हम डायरेक्ट चाहें तो आजकल स्थिति ये भी है कि इंटीग्रेटेड कोर्स एक होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसकी एग्ज़ाम अब लगने वाली है, PTT एग्ज़ाम लेगी। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है, 3 इयर्स प्लस 1 ईयर, मतलब यहाँ पर आप करने को मिलेंगी, इसको बोलेंगे BSc प्लस B.Ed, और इसकी ड्यूरेशन होती है 4 साल। कितने वर्ष होती है, 4 वर्ष होती है। तो आपको फ़ायदा एक सौदा ये, आफ्टर 12th आप डायरेक्ट ही इंटीग्रेटेड कोर्स में कर सकते हैं। यदि आप टीचर की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, B.Ed के साथ करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करें तो 3 साल, क्योंकि वैसे करोगे आप तो 3 साल की BSc करोगे
उसके बाद 2 साल की बीएड अलग करनी पड़ेगी, तो 5 साल लगेंगे उसमें। तो इसमें आप बेस्ट ये है 3 साल तो ये इधर हो गया, और 1 साल 3 रेक 4 साल में बीएससी प्लस बीएड हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ से कौन सी चीज़ मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी आपको 3rd ग्रेड प्लस 2nd ग्रेड के आप मैथ टीचर बन सकते हो। कुल मिलाकर आप 3rd ग्रेड के टीचर और 2nd ग्रेड टीचर आप यहाँ पर बन सकते हैं। यदि आप देखें इसके बाद आप यह सोचे साहब हम तो टीचर नहीं बनना चाहते, हम तो कुछ और बनना चाहते हैं, क्या करें उसके बाद? इसके बाद देखिए, आशाएं सफलताएं कभी कम नहीं होती, बशर्ते कार्य करने वाला चाहिए। बीएससी आप कर चुके हो, 3 साल आप लगा चुके हो, 3 ईयर। इसके बाद आप एमएससी में जा सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस में जा सकते हो, और ये आपकी 2 साल लगेंगे, 2 ईयर्स। 2 साल एमएससी में आप, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस से आप क्या बन गए? मास्टर ऑफ साइंस बन गए। मास्टर ऑफ साइंस के बाद यदि आप बीएड करते हो तो आपके लिए कितना फ़ायदा है? आपके लिए फ़ायदा है यहाँ से 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, जिसे हम 1st ग्रेड को जनरली लेक्चरर बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं। तो आप क्या बन सकते हैं यहाँ पर? व्याख्याता, गजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं। अब यदि एमएससी के बाद यदि आप एक एग्ज़ाम होती है JRF, नेट और पीएचडी, यदि आप तीनों में से कोई डिग्री आप पास हैं तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए, कॉलेज प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। कॉलेज प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप बन सकते हैं। और यदि आप JRF से जाते हो, जिसे बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लगभग 40, यूँ समझ लो 45,000 पर मंथ की आपको छात्रवृत्ति मिलती है JRF में। 3 साल, कितने साल? 3 साल तक मिलेगी। उसके बाद SRF मिलेगी, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, और SRF इसके बाद होती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और आपको क्या चीज़ गिफ्ट मिलेगी? PhD आप गिफ्ट मिल जाएगी। तो PhD से आप फिर क्या बनेंगे? डॉक्टरेट आपको लग जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे। यहाँ आपके नाम के सामने एक डॉक्टर लग जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका मिलता है। तो ये तो बात मैंने इधर बताई। अब यदि यहाँ से हम देखें, बीएससी के बाद भी यदि हम चाहें कि हम एमएससी नहीं करें और बीएड भी नहीं करें, हमें टीचर नहीं बनना है, हमें कुछ और बनना है, लेकिन आप ध्यान देना, बीएससी 12th में आपके पास बहुत सारे विद्यार्थी थे, बीएससी में और कम हो गए, और एमएससी में और कम हो जाते हैं, और नेट JRF में और कम हो जाते हैं, पीएचडी में संख्या घटकर और भी कम हो जाती है। तो आप बीएससी के बाद देखें, बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हो? एज ए साइंटिस्ट के आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक। मतलब इसे बोलते हैं जूनियर साइंटिस्ट, कनिष्ठ वैज्ञानिक बन सकते हैं। एमएससी से आप सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हो, सीनियर साइंटिस्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक। और ये साइंटिस्ट आप बन सकते हैं इसरो में। इसरो का मतलब जानते हैं आप? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, माफ़ करना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणुीय शोध केंद्र। और यहाँ पर DRDO में भी आप जा सकते हैं। ये भारत की सबसे अच्छी संस्थाएं हैं, डिफेंस में हैं, और यहाँ से जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। और इसके बाद यदि आप बीएससी के बाद भी आप एक एग्ज़ाम होती है CDS की, जिसकी एग्ज़ाम CDS, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिफेंस
सर्विस, केंद्रीय सुरक्षा सेवा। और यहाँ से आपको कमीशन मिलता है आर्मी में, सेना में जा सकते हैं आप, जहाँ से आप बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल से आप मेजर होते हुए कर्नल तक, और आप सेना के सर्वोच्च पद तक जा सकते हैं। तो ये तो कंडीशन यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड ये बात बताई मैंने। अब हम प्रशासनिक सेवा की बात करें, और टेक्नीशियन में तो आप यहाँ से बहुत जगह जा सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में कहाँ तक जा सकते हैं हम? बीएससी ग्रेजुएशन डिग्री है। इस डिग्री के बाद हम राजस्थान की बात कर लें या इंडिया लेवल की बात कर लें, IAS का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं जिला कलेक्टर बनता है। सबसे बड़ी नौकरी होती है जिला कलेक्टर की, जिला कलेक्टर बन सकते हैं। RAS का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। आपको पता है IAS RAS जितने भी पढ़े लिखे सब ये है ना, लेक्चर, कॉलेज, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, सबके ऊपर ये रहते हैं, और इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी योग्यता नहीं है। 33% प्लस ग्रेस हो चाहे सप्लीमेंट्रीज पास हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बशर्ते इनको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इंडियन जीके, राजस्थान जीके जो भी आती है वो RAS से बनते हैं हम। उप जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी बनते हैं, तहसीलदार बनेंगे यहाँ पर, RTO वगैरह बन सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप कर आफ्टर BSc के कर सकते हैं ग्रेजुएशन से। और यहाँ पर आप सारी चीज़ मिल सकती है, वैज्ञानिक बन सकते हैं आप, या पटवारी बन सकते हैं आप, सबकी योग्यता ग्रेजुएशन से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साइंस का व्यक्ति साइंस के क्षेत्र में जाए, यहाँ से आप जूनियर केमिस्ट में जा सकते हो। इस तरह कंडीशन आपकी ये हो सकती है। तो ये तो मैंने बात बताई मैथ्स से रिलेटेड कुछ बातें जो PCM से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी। यदि हम बायोलॉजी से कौन कौन सी चीज़ों में जा सकते हैं, देखो कुछ चीज़ हमारे पास कॉमन है। यदि हम बायोलॉजी से जा रहे हैं, कुल मिलाकर PCB से जा रहे हैं। PCB मतलब बायो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? बायो ग्रुप। यदि हम बायो ग्रुप से जाएं तो बायो ग्रुप से हम देखो, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 12th के बाद एक एग्ज़ाम लगती है, और वो एग्ज़ाम है नीट की। और नीट के एग्ज़ाम फाइट करने के बाद आप बनते हो डॉक्टर। डॉक्टर कोर्स होता है MBBS, और ये कोर्स है 4 साल। वास्तव में एक टफ कंपटीशन होता है, लेकिन मेहनत करने वाले कोई टफ की बात नहीं है, आपको मेहनत में जुट जाना चाहिए। और यदि आप नीट में फाइट नहीं कर पाएँ तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये थोड़ी पढ़ाई नहीं करोगे आप, तो उसके बाद क्या करोगे? फिर वही सिचुएशन BSc बायोलॉजी ग्रुप से करेंगे आप, तो आपके लिए कौन सी चीज़ हो जाएगी? देखिए, फिजिक्स आपकी हट जाएगी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये चीज़ आपके बायोलॉजी में हो जाएगी। और ये मेनली सब्जेक्ट आते हैं। BSc के बाद आप कौन कौन चीज़ कर सकते हो? देखिए, MSc प्लस B.Ed, इससे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर आप बन जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर होता है जिसे व्याख्याता बोलते हैं। MSc के बाद यदि आप नेट, PhD और JRF वगैरह करते हैं तो आप कॉलेज प्रोफेसर प्लस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन सकते हैं। और MSc के बाद ही आप वैज्ञानिक साइंटिस्ट में आप आ सकते हैं, नंबर आपका साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। अब MSc कौन सब्जेक्ट से चुन रहे हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी ब्रांच में आप जा सकते हैं। केमिस्ट्री जो चुनोगे आप तो केमिस्ट में बहुत सारी वैकेंसी होती है और वहाँ भी जा सकते हैं आप। तो इस तरह से यदि आप MSc के बाद PhD कर रहे हो साथ साथ, तो आपको दो चीज़ फ़ायदा होंगे। PhD से आप डॉक्टर भी आपको नेम के पीछे लगने को मिल जाएगा, और
एक्स्ट्रा आपको इज्जत और सम्मान भी मिलता है। तो इसके बाद यदि आप ये चलो आपका इच्छा है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, तो आप यहाँ से भी IAS अधिकारी, RAS अधिकारी मतलब कलेक्टर जैसी पोस्ट आपको प्राप्त हो सकती है। तहसीलदार आप बन सकते हैं, पटवारी आप बन सकते हैं, तो ये सब चीज़ आप बन सकते हैं। और वाकई में बशर्ते आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप ये नहीं कि हमारे 90% बन गए, 80% बन गए, इससे लेकर मत चलना। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत बिना कोई काम नहीं चलता। तो ये आपके कंपटीशन डिपेंड करता है। और आप यहाँ से भी पेटेंट ऑफिसर बन सकते हैं और ISRO, बार्क, एम्स ऐसी संस्थानों में आप जा सकते हैं। DRDO में आप जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में आप जा सकते हैं। और बहुत ही सुनहरा भविष्य है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? क्योंकि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म वायरस है, सूक्ष्म। तो माइक्रोबायोलॉजी में ये वायरोलॉजी में आप जा सकते हैं, अच्छे रिसर्च कर सकते हो आप वहाँ पर जा कर के। तो ये तो लॉन्ग टर्म है लेकिन वास्तव में अच्छा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके मेडिसिन कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, दवाई वाली कंपनी होती है वहाँ पर आप जा सकते हो। दवाई कंपनी में आप चाहते हैं यहाँ से B फार्मा D फार्मा कर सकते हैं, जिससे आप मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं। B फार्मा D फार्मा, और ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा होता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बहुत ही सूक्ष्म में बताया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। इसमें थोड़ी बहुत जो कमियां हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अच्छे से प्रयास करेंगे। और मैं अगले लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की बातें, किस तरह हम इसको कर सकते हैं और आपके बहुत फ़ायदेमंद वाली बातें। और घर पर रहिए लेकिन पढ़ाई से दूर नहीं रहिए और स्वतंत्रता के नियमों का पालन करें। वास्तव में हम दोबारा गुलाम नहीं हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऑल द बेस्ट।